Hello my dear student, in this lecture video we discuss about factor affecting the rate of reaction which comes from chemical kinetics. This is a topic of chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स की जो टॉपिक है ये फोर्थ चैप्टर की है और टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, तो हम उनको पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ फैक्टर कैटलिस्ट। फिफ्थ टेम्परेचर। इस तरीके से हमें 5 फैक्टर्स के स्टडी करनी है। तो ये 1 बाय 1 हम सबका स्टडी करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख लेते हैं। सेकेंड है, तो अब 1 बाय 1 हम लोग इसको कवर करेंगे। सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और नेचर ऑफ रिएक्टेंट के को भी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करता है। कैसे? हम अगर फेजेस के बेस पे देखें तो 3 फेज होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। हमें जानते हैं कि गैसियस के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। लिक्विड में थोड़ा बढ़ जाता है और सॉलिड में और बढ़ जाता है। जब फ्री है रिएक्ट करने के लिए, जबकि सॉलिड फ्री नहीं है। सॉलिड फ्री कब होगा? सॉलिड के पार्टिकल जब वो उनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, केमिकल बॉन्डिंग हुई है, वो ब्रेक होगी, तब वो जाके फ्री होंगे। तो कहने का मतलब है कि गैसियस अगर फेज में रिएक्टेंट है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर यहीं पे होमोजीनियस रिएक्शन होती है और हेट्रोजीनियस रिएक्शन होती, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन होती। होमोजीनियस का मतलब ये है कि गैस अगर रिएक्शन कर रहा है तो गैसियस दूसरा भी मॉलिक्यूल, दूसरा भी सब्सटेंस हो गैसियस फेज में है। यदि दोनों रिएक्ट करने वाले जो स्पीशीज हैं दोनों ही सेम फेज में हो तो होमोजीनियस, और डिफरेंट फेज में हो तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। तो होमोजीनियस वाली रिएक्शन जैसे गैस है, अगर वो गैस से करेगा तो बहुत तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर ये गैस है, सॉलिड है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो होमोजीनियस वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी हेट्रोजीनियस वाले कंपैरिजन में। और यही यदि हम थर्ड की बात करें तो अगर आयनिक कंपाउंड है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ये आयनिक कंपाउंड
है कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड हुए तो भी इनकी रेट ऑफ रिएक्शन आयनिक वाले की रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होती है कोवलेंट वाले केस में। अब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सरफेस में इंटरेक्शन होगा, और ज़्यादा सरफेस में इंटरेक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक कोल का पाउडर ले लें और एक कोल का टुकड़ा ले लें, तो देखेंगे कौन तेज़ी से बर्न करेगा? कोल पाउडर, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। हम कोई टैबलेट यूज करते हैं, जैसे पेन होता है तो हम टैबलेट यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं पाउडर फॉर्म में अगर हम उसी टैबलेट को पाउडर फॉर्म में करके लेंगे तो हमको बहुत रैपिड रिलीफ मिलेगा। जबकि अगर वहीं टैबलेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो उसकी सरफेस एरिया कम होती है, पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोगों को सरफेस, जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी का अगर बुरादा बना दें और लकड़ी को टुकड़ा, तो बताइए कौन तेज़ी से जलेगा? लकड़ी का बुरादा तेज़ी से जलेगा। जबकि लकड़ी क्यों ऐसा इसलिए हो जा रहा है? क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जा रही है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या है कि जो बैरियर होता है, जैसे एक बैरियर है, ये एनर्जी का बैरियर है, ये एनर्जी का बैरियर है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो इस बैरियर को एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएँ, जो इसको क्या कर पाएँ, जंप कर पाएँ। तो इसको जंप करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के पास, तभी वो जंप कर पाएंगे, तभी वो प्रोडक्ट के पास कन्वर्ट हो पाएंगे। जिन रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे एनर्जी आई, अब एनर्जी उसके पास नहीं है, तो ये रिएक्टेंट जंप नहीं कर पाएगा, ये रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। यहाँ तक आई तो भी नहीं, क्योंकि इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा इस एनर्जी बैरियर को। जो रिएक्टेंट इसको क्रॉस कर पाएंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। कुछ की एनर्जी यहाँ होगी, कुछ रिएक्टेंट की, तो वो भी प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। रेस तो सारे रिएक्टेंट रेस लगाएंगे, प्रोडक्ट विजेता वही होगा, प्रोडक्ट वही बनाएगा जो इसको जंप कर जाएगा। तो ये एक कैटलिस्ट क्या काम करता है कि इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है, इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। और एनर्जी बैरियर कम हो गया तो ज़्यादा रिएक्टेंट ईजिली आसानी से इसको क्रॉस कर जाएंगे, तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब ये शार्टर पाथ प्रोवाइड करता है कैटालिस्ट, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एनर्जी बैरियर छोटा सा है, थोड़ा सा है, ज़्यादा रिएक्टेंट इजीली जंप कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। ये जो बैरियर है इजीली क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे बैरियर लार्ज था तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। आगे अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछा, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ए रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। यह अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर सभी लोग जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, सब्सटेंस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा टकराव होता है, टकराने लगते हैं पार्टिकल एक दूसरे से, और कोलिजन ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होने लग जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्शन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी।
इसलिए देख रहे होंगे कहीं की रिएक्शन हम लोग लैब में कराते हैं, रिएक्शन नहीं होती है तो हम उसको टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं। मैक्सिमम जो कुकिंग है, जितना भी हम रिएक्शन कराते हैं जहाँ पे रूम टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन नहीं होती उनको हीट करना पड़ता है, उनको इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे जितनी भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है उनको एक बार स्टार्ट करना होता है। जैसे हमें ये जलाना है तो अपने आप नहीं जलेगा, इसको एक बार जला के देंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगा। तो हीटअप की ज़रूरत है, मतलब हीट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।